बेटा क्लास हो रही है मेरी। जो अपनी दीदी को बुला लो। दीदी आने नहीं अभी हमको अभी ठीक है। अच्छा तुम जाओ जो है दीदी को बुला लो क्या करके। अच्छा बच्चों, तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ जो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था, इट वाज जस्ट इसको माइनस कर दें। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था कि जैसे मान लो कि आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ऑलरेडी आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, और वहाँ पर आपने एक एरिया रखा है इस तरह का। तो ये आपका एरिया है ए, और इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो है ई। ठीक है, ये एरिया ए है। अब एरिया का अगर वेक्टर ले रहे हो तो इसका मतलब है एरिया का भी आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा एन कैप। तो यहाँ पर देखो, जब आपने इस तरह से बनाया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि एरिया की डायरेक्शन, अब आप जब एरिया की डायरेक्शन कहोगे तो एरिया की डायरेक्शन का मतलब है कि आप एन कैप की बात कर रहे हो। तो एन कैप ये हो गया और ई ये हो गया। दोनों कैसे हैं? दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब है उनके बीच में जो थीटा होगा वो 0 होगा। तो अब यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, एक वेक्टर क्वांटिटी ई है, तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं फाई ई, और फाई ई होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या आप कह लो फाई ई बराबर होता है ई, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स का। और इस फॉर्मूले में आप कॉस का रोल देखो, तो यहां तक तो हम लोग ने लिख लिया था, ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। अब इसके बाद आगे लिखना शुरू करिए। आगे पहला पॉइंट लिखो, या पहला पॉइंट क्या है पहले लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the magnitude of electric flux depends upon the magnitude of electric flux depends upon the angular orientation का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति। द एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to n cap, the angular orientation of इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एन कैप। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आप लोगों को क्लियर रखना है कि एंगुलर ओरिएंटेशन का मतलब थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ थीटा लिख लेना। The magnitude of electric flux is the angular orientation theta of electric field with respect to n cap, यानी कि एरिया के साथ। यहां पर लिखें फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, for maximum and minimum values of cos theta, the electric flux। थोड़ा बच्चों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बगल के रूम में ही हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको उसका डिस्टर्बेंस रहे। वो टाइल काटने वाली मशीन चल रही है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता हो।
तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा cos थीटा the electric flux may also be maximum and minimum. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है। तो यहाँ पे लिखें फॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। भाई cos की वैल्यू अधिकतम 1 हो सकती है, तो cos थीटा 1 है। तो फाई ई मैक्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से फाई ई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ई टाइम ए। ये हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट, और इसी तरह अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, कॉस थीटा 1 और प्लस माइनस 1 दोनों ही, ये भी लिख लेना फॉर कॉस थीटा प्लस माइनस 1। अब आप कहोगे कि -1 तो मिनिमम वैल्यू होती है। अच्छा, अगर आप इसको बिल्कुल लीस्ट वैल्यू कह रहे हो तो, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, फाई ई जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। अगर हम कॉस की वैल्यू रखें तो प्लस माइनस 1 इज ई ए, इस सेंस में आप देखो प्लस माइनस ई ए होगा। अब यहाँ प्लस माइनस ई ए का मतलब ये है, जरा डायग्राम में आप देखिएगा, यहाँ पे समझ लो, बहुत जरूरी चीज है। ऐसे जैसे ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है और ये इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप। इस तरफ आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे एरिया से होके गुजर रही है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है। तो थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है कॉस की वैल्यू 1 होगी। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर हमने ये एरिया लिया इस तरह से और इस एरिया को हमने 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो इसकी ये डायरेक्शन इधर हो गई, ये डायरेक्शन इधर हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लो ऐसे ही रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है। या उल्टा कर दो, एरिया को वैसे रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आप इधर से रख दो, मतलब मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर रखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही थी, अब आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट से लेफ्ट कर दिया, तो दोनों स्थितियों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन दोनों स्थितियों में ये माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि हमारे एरिया का ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में पलट गया है। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एरिया, ये हमारा एरिया है, ये एरिया का नॉर्मल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पहले इधर से आ रही थी तो फ्लक्स ई टाइम ए था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है तो एरिया के इस नॉर्मल के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा साइन माइनस है। लेकिन मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा ई ए ही रहेगा। तो माइनस का साइन सिर्फ दिखा रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दाएं से भेजा था पिछली बार, अब की बाएं से भेज रहे हैं। लेकिन जब कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फाई ई जो है वो पूरी तरह से 0 हो जाता है, प्लस माइनस से कोई बात ही नहीं है। ये कब होता होगा, ये कब होता है, जैसे मान लो आपका एरिया है इस तरह से, आपने एरिया लिया और एरिया का ये नॉर्मल है इस तरह से, ठीक है, ये आपने रखा है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से है, बिल्कुल सरफेस के नीचे से होके जा रही है, सरफेस के ऊपर से होके जा रही है, हर जहां से भी जा रही है सरफेस को टच करके जा रही है, तो हर समय इसके बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब ये सिचुएशन होगी, अब चाहे आप इसको ऐसे कहो कि भाई हमने अपना एरिया ऐसे ले रखा है, आपने अपना एरिया ऐसे ले रखा है नीचे की तरफ, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे गुजरेंगी इसके अगल बगल से, तो वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगी। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारा जो थीटा है या कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 आएगा, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। तो इससे हम कहेंगे कि मिनिमम फ्लक्स है। और मैक्सिमम फ्लक्स कितना है, ई ए। अगर हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे
तो वो मैक्सिमम फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को ही बताएगा, बस इतना माइनस साइन बताएगा कि एरिया फ्लक्स की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में आ चुका है। तो अब आप लोग क्या करिएगा, ये मैं कोशिश करूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन कर रखी है, तो ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप लोगों से, गूगल के थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और ये डायग्राम जो है, डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, जो समझे हो ये सारे डायग्राम बना लेना। तो कई बार क्या होता है, रिवाइज करते हैं हम लोग तो ओके 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 ओके, चार्ज खत्म हो रहा था, ठीक है। सो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिएगा, और रिवाइज करते समय ये डायग्राम जब जितनी ज्यादा आप बनाओगे तो उतना ज्यादा आसानी होती है आपको रिवाइज करने में। तो जहां तक लिखा था, फॉर कॉस थीटा प्लस माइनस वन, ई ए मैक्सिमम इज ई ए, यहाँ पे लिखोगे, और फाई मैक्स बराबर प्लस माइनस ई ए, और वेयर निगेटिव साइन, where negative sign shows that, where negative sign shows that the negative sign shows that the relative orientation, the relative orientation of E, relative orientation of E is opposite to n cap. The relative orientation of E is opposite to n cap. ये वाला डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, 180 का एंगल वहां पर बन रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे, व्हेन cos थीटा इज 0, when cos theta is 0, phi e is equal to 0, मतलब no electric lines, no electric lines passes through the area। phi e 0 होने का मतलब है कोई भी लाइन अब एरिया से हो करके नहीं जा रही है, तो ये फ्लक्स 0 होने का ये मतलब होता है यहाँ पर। हाँ बोलो आंचल। हाँ बेटा तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो। माइक तुम्हारा म्यूट है। माइक म्यूट है बेटा शायद तुम्हारा, इसलिए तुम नहीं बोल पा रही होगी। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अब फ्लक्स पढ़ चुके हो तो यहाँ से हम गॉस लॉ को सीधे तौर पर समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा अपने सिलेबस की तरफ एक चीज देखते हैं, जहां सिलेबस में हमें एक स्ट्रेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का कहा गया है गॉस लॉ से पहले। यानी कि हमें एक तरीका बताना है कि अगर हम गॉस लॉ जैसे कोई चीज ना यूज करें और नॉर्मल कूलम लॉ की सहायता से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो एक बार हम एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कूलम लॉ को इस्तेमाल करके, फिर वही काम दोबारा करेंगे गॉस लॉ की सहायता से।
तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से गॉस लॉ में वही काम आसानी से हो जाता है, जबकि कूलम लॉ में हमें मैथमेटिक्स का खूब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक तुलनात्मक एक स्टडी है जिसमें आपको ये पता चलेगा कैसे गॉस लॉ कई मामलों में कूलम लॉ से ज्यादा सुपीरियर होता है, अच्छी तरह से काम करता है। तो आपको एक हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिखिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, calculation of electric field due to straight charge arrangement या इसे कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज अरेंजमेंट या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम लॉ की सहायता से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्ट्रेट चार्ज अरेंजमेंट या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कूलम लॉ की सहायता से कैलकुलेट करना है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसका कुछ ऐसा है कि मान लो आपने बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, इन प्लस चार्जों को इस तरह से अरेंज कर रखा है। तो आप ऐसे मान लें कि ये हमारा एक तार है या लाइन चार्ज है, जहां बहुत सारे चार्ज जो हैं वो इस तरह से अरेंज हैं। अब इसमें हम बना नहीं रहे, हमने इसको रंग दिया, एक मान लीजिए कि यहाँ चार्ज ही चार्ज है और इसका विस्तार बहुत दूर तक है। इनफाइनाइट ये है, इनफाइनाइट ये है। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम इनफाइनाइट कोई अरबों खरबों किलोमीटर लंबा वायर लेंगे। इनफाइनाइट का मतलब ये भी होता है कि अगर हम किसी बहुत लंबे चार्ज वायर के बहुत पास अगर खड़े हों तो हम जब देखेंगे तो हमें वो तार इनफाइनाइट लंबाई का दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर इसकी लंबाई L और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट R है कुछ मिलीमीटर और लंबाई है कुछ मीटर, तो उस केस में आप कह सकते हो कि हमारा जो तार है वो इस दूरी के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट लेंथ का है। इमेजिन करो कि 50 मंजिला बिल्डिंग है और उस 50 मंजिला बिल्डिंग के जस्ट उसके जहां से बिल्डिंग शुरू होती है वहां एक चींटी खड़ी है। तो चींटी बिल्कुल पास है बिल्डिंग के और बिल्डिंग 50 मंजिला है, तो चींटी की वो दूरी सोचो और बिल्डिंग की ऊंचाई देखो, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। 10⁶ 8 का ऑर्डर का अंतर होगा। तो हम प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन को इनफाइनाइट मान लेते हैं। ऐसा एक कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी है कि हमारे पास एक वायर है और हम उसके बहुत पास खड़े हैं। मान लेते हैं कहाँ खड़े हैं, तो इसके मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से हम कोई दूरी पर R दूरी पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब मिड पॉइंट के नीचे तार उतना लंबा है, ऊपर भी उतना लंबा है। अब आप क्या करिए, इस तार पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट मान लीजिए। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे रेड कलर का हमने यहाँ पर कुछ मान लिया। और मान लो एक चीज मानो कि ये जो दिशा है वो x है और ये जो दिशा है वो y है सपोज। तो हमने x दिशा में dx एलिमेंट मान लिया, इसका ये dx एलिमेंट है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस एलिमेंट की जो दूरी है इसको x मान लिया और इस एलिमेंट से इस पॉइंट P तक की जो दूरी है इसको हमने r मान लिया। यहां पर मान लो एंगल थीटा है। ऐसे ही मिड पॉइंट के नीचे हमने एक वैसा ही लेंथ एलिमेंट यहां भी मान लिया, छोटा सा टुकड़ा यहां मान लिया तार का। ये जो छोटा सा टुकड़ा रेड कलर का देख रहे हो, इसके साथ भी यही है। इसकी ओरिजिन से दूरी x है, -x नहीं ले रहे हैं हम, जस्ट सिंपल dx ले रहे हैं। और यहां से इस पॉइंट P की इसकी भी दूरी r है। सब कुछ सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। अब जरा आप पॉइंट P पे देखो। अगर पॉइंट P से बिल्कुल सीधे देखोगे तो भाई कुछ चार्ज यहाँ घेरे गए होंगे ना। जो dx एलिमेंट है इसमें कुछ चार्ज तो होंगे, कुछ चार्ज घेरे गए होंगे। तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमेशा हम मान के चलेंगे पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर
कौन बैठा है? टेस्ट चार्ज बैठा है। टेस्ट चार्ज ही है, हम नहीं बैठे हैं, टेस्ट चार्ज बैठा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज ही इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकता है। और हमने वायर को भी पॉजिटिव चार्जों का माना है, तो हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। सवाल उठता है कि इतना पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों मानना है? क्योंकि पॉजिटिव मानने से हमें माइनस साइन लगाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बस यही हमारा मेन स्वार्थ है, हम इसलिए पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो तार को भी हमने पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ माना, और हमारा जो पॉइंट पी पे जो टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव मान ही चुके हैं। तो जो चार्ज dx में घेरे गए होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस दिशा में होगा, बिल्कुल सीध में। वैसे यहाँ पे जो चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस सीध में होगा। और ये हमारा बिल्कुल सीधी लाइन है यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, x और y दिशा में दो लाइनें खींच लेते हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ये दिशा कौन सी है? y डायरेक्शन की दिशा है, ये x डायरेक्शन की दिशा है। यहाँ मान लो एलिमेंट है DE, और ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, मतलब dx छोटी सी दूरी है। जैसे ये लाइन एलिमेंट है, मान लो इस लाइन एलिमेंट, इस चार्ज का बना हुआ मान लो पेन है, यहाँ छोटी सी दूरी हमने मानी dx। अब इस dx दूरी में मान लो 50 चार्ज घेरे गए हैं। जो 50 चार्ज इतनी दूरी में घेरे गए हैं, वो 50 चार्ज किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो DE है। वैसे ही नीचे जो आपने dx माना है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE है। अब एक खास बात देखो, यहाँ पर खास बात ये देखो कि ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा है, ये पूरा एंगल है 90, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा। ऐसे यहाँ का जो एंगल है ये भी हो जाएगा थीटा। हो सकता है आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख ना पा रहे हो, छोटा बन रहा हो सकता है, मैंने डायग्राम छोटा बनाया हो। चूंकि मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं काफी बड़ा बड़ा बना रहा हूँ। आप लोग मोबाइल फोन पे देख रहे हो तो हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो आप उससे इसको फिर से बना लीजिएगा। हाल फिलहाल अभी आप ये देखें, तो DE है, x दिशा है, y दिशा है, फील्ड मालूम है। तो अब हम यहाँ इसको रिजॉल्व करें, तो DE का y दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? DE cos थीटा। ऐसे इस DE का यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा? DE cos थीटा। लेकिन x दिशा में, इस दिशा में, सॉरी ये x, हाँ ये दिशा है, ये कौन सी दिशा है? x दिशा है, और ये y दिशा है। तो यहाँ पर है DE साइन थीटा, इसका भी और इसका भी है DE साइन थीटा। समझ पा रहे हो ना? तो DE है, इसका रिजॉल्व करोगे तो ये DE cos थीटा कंपोनेंट होगा, और ये DE साइन थीटा कंपोनेंट होगा। इसको रिजॉल्व करोगे तो DE साइन थीटा ये कंपोनेंट होगा, DE cos थीटा ये कंपोनेंट होगा। क्योंकि हमने dx में चार्ज बराबर माने हैं तो DE इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है और एंगल भी बराबर है, तो इसका मतलब है DE cos थीटा और ये DE cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये DE sin थीटा और ये DE sin थीटा जुड़ जाएंगे, तो किस दिशा में है? y दिशा में। तो y दिशा में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? 2 टाइम DE sin थीटा। देखो ये भी इसी दिशा में है, ये भी इसी दिशा में है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड y दिशा में है, तो y आपने सफिक्स लगा दिया, और किसके बराबर है? 2 टाइम DE sin थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लिखो जरा इसके बारे में। लेट अस कंसीडर अ वेरी लॉन्ग linear arrangement let us consider a very long linear arrangement of positive charges linear arrangement of positive charges along x direction. Linear arrangement of positive charges along x direction.
along x direction. For this line charge distribution, for this line charge distribution, the linear charge density is lambda. For this linear charge distribution, the linear charge density is lambda. lambda क्या है? lambda है charge upon length. linear charge density की ये परिभाषा होती है. अब लिखें, consider P as observation point, consider P as observation point at distance r. Consider P as observation point at distance r from the charge distribution. Consider P as observation point at distance r, small r, from the charge distribution. The line element on charge distribution, the line element on charge distribution is dx. ठीक है, हमने छोटा सा लाइन एलिमेंट मान लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर dx है. ऑल्सो लैम्डा बराबर dq बाई dx, where dq is charge covered in dx. यहाँ dq क्या है? dq is the charge covered in dx. dx में जितने चार्ज घेर रखे हैं वो हमने dq मान लिया है. अब हम यहां पर दिखा सकते हैं, सीधी बात कह सकते हैं कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति है वो डायग्राम में साफ साफ दिख रही है. और इससे हमें ये दिख रहा है कि y डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2e sin थीटा है, जबकि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जा रही है. तो यहां पे लिखेंगे एट पॉइंट P, at point P, the overall electric field is along y direction only. At point P, the overall electric field is along y direction only, as dEy बराबर 2 टाइम dE sin थीटा. अब हम इसको बच्चों मान लो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब सवाल है यहाँ पर कि इसी इक्वेशन नंबर 2 में हमें साइन की वैल्यू भी निकालनी है, डीई की वैल्यू निकालनी है, रख देंगे, इंटीग्रेट वगैरह कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा. तो पहले तो देखो डीई कितना होगा. डीई कैसे निकाला है? हाँ बोलो सर, थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए और फिगर का स्क्रीनशॉट लेना है. अच्छा अच्छा, हाँ अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट.
यस सर। ओके ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर वेयर डीई कैसे निकालते हो? डीई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। डीई मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है? डी क्यू। और चार्ज की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दूरी देखो, ये यहाँ चार्ज, इतने चार्ज कितने घेरे गए हैं? डी क्यू। और ये सारे चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से कितनी दूरी पर है? आर। तो हम यहाँ पर अपना रखेंगे टर्म आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो? डी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चार्जेस डी क्यू, जो कि पॉइंट से आर दूरी पर है। तो हमारे पास डी ये वैल्यू आ जाएगी। ऑल्सो डीई बराबर, अब चलो इसको हम के लिख देते हैं, ज्यादा आसान होगा, बार बार लिखने में दिक्कत होती है ये, तो के लिख देते हैं। के बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया के की वैल्यू। तो के और डी क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा dx हो जाएगा यहां पर। Hence dy बराबर 2k लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर, और यहां आ गया साइन थीटा। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3। अब हम अपनी इक्वेशन जो हमारा हमारा जो मेन डायग्राम था उसमें हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज dx की वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा वगैरह की वैल्यू कुछ निकाल ले जाएं, तो हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो देखो हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं फिर से। ऐसा है कुछ इस तरह से, इस तरह का डायग्राम हमारा बना हुआ है। ये हमारा है थीटा, ये है आर, यहाँ से दूरी है x, ठीक है, और ये दूरी है r। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। अच्छा अब जरा और चीज देखो, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम फिगर, एक ही फिगर बना है, फ्रॉम फिगर कॉट थीटा। कॉट थीटा देखो फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है, याद रखने का फॉर्मूला। तो कॉट बराबर हो जाता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है? आधार है x, और लंब क्या है? थीटा। इस थीटा के सामने की जो लंबाई होगी, जो साइड होती है, वो हमारा लेंथ होता है। तो ये हो जाएगा r। तो यहां से आ जाएगा x बराबर r कॉट थीटा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dx बराबर r तो फिक्स है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखने के लिए निकाल ली। अब क्या चाहिए? अब साइन थीटा की वैल्यू भी देख लो। ऑल्सो, यहाँ पे लिखें ऑल्सो साइन थीटा। अच्छा अभी अभी जैसे ही एक क्लास 40 मिनट की होती है ये क्लास, तो जैसे कट जाएगी तो 2-3 मिनट का इंतजार करिएगा, 1 मिनट 2 मिनट का, फिर आप रिज्वाइन कर लीजिएगा। लैपटॉप है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें उसको करने में, पुराना भी है इसलिए इसकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो थीटा है, थीटा के सामने की भुजा है आर, और कर्ण है आर, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो इस डायग्राम से जो पहले बना चुके हैं वहां से हमने dx निकाल लिया और साइन थीटा निकाल लिया, और इन दोनों को उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग above values the equation 3 becomes dy is 2 times k lambda by r square, dx बराबर हो जाएगा माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा। चलो थोड़ी देर के लिए वैसे रखते हैं, अभी सब थीटा के टर्म में आ गए ना।
अब ये मालूम है आपको कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है, तो यानी कि cosec स्क्वायर को हमें यहाँ से साइन के साथ एडजस्ट करना है। एक काम और कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2k लैम्डा r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा